आज का जो टॉपिक है जिसको हम डील करेंगे वो इवोल्यूशन से है। तो इवोल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं और बहुत ही फास्टर रेट पे थोड़ा सा डील करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो आप जल्दी जल्दी से कोशिश करिएगा क्वेश्चंस के आंसर करने की, ठीक है। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड ऑल होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बताना है, कौन सा सेट यहां पर इंक्लूड कर रहा है। पहली ऑप्शन है आपके पास हाइंड लेग्स ऑफ द पिग, डक एंड कैंगरू। सेकंड ऑप्शन विंग्स ऑफ द बैट एंड बटरफ्लाई एंड बर्ड। थर्ड ऑप्शन स्टिंग ऑफ द हनी बी एंड स्कॉर्पियन एंड स्नेक। लास्ट ऑप्शन है टेल ऑफ द रैट, पिकक एंड कॉकरोच। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको यहां से चूज करना है कि कौन से सेट में होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी, ओके। और कोई ट्राई करना चाहेगा? बहुत आसान सा। पहली बात तो होमोलोगस ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ओके। एक बार होमोलोगस ऑर्गन के बारे में ट्राई करिए समझने की कि होमोलोगस ऑर्गन होते क्या है। वो ऑर्गन जिनका आपके पास ओरिजिन जो है वो सिमिलर रहता है और वो फंक्शन डिफर करते हैं। ठीक है, ये याद कर लो। ऑरिजिन विल बी सिमिलर, फंक्शन विल बी डिफरेंट, इसीलिए उनको होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। मीन बाय एंसेस्ट्रल ऑरिजिन आपके पास सिमिलर रहेगा, फंक्शनैलिटी डिफर होती जाती है। अब देखिए जरा सा यहां पर कि ऑरिजिन आपके पास सिमिलर मिलना चाहिए, ऑरिजिन सिमिलर होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, मान लेते, चलो कोई बात नहीं। मान लो विंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर विंग्स के बारे में देखो तो विंग्स चाहे बैट के हो, बटरफ्लाई के हो, चाहे बर्ड के हो, सारे के सारे क्या काम करते हैं? फ्लाई करने में मदद करें। तो क्या फंक्शन डिफर हुआ? फंक्शन तो सेम ही हुआ, तो इसका मतलब ये होमोलोगस ऑर्गन तो नहीं हुए, ये तो एनालॉगस ऑर्गन की आपके पास एग्जांपल हुई। अब दूसरा देख लेते हैं, स्टिंग ऑफ द हनी बी, स्कॉर्पियन एंड अ स्नेक। ठीक है, स्टिंग से आपके पास एक्चुअली होगा क्या? पॉइजन ही इंसर्ट होगा। तो पॉइजन तो आपके पास बेसिकली आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक्चुअली में एक ही जैसा हो, क्योंकि पॉइजन बेसिकली प्रोटीनियस ही सब्सटेंसेस होते हैं जो इंसर्ट किए जाते हैं और उनका काम यही तो है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक तरह से टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करिए। तो फंक्शन अगेन आपके पास सिमिलर आया, ओरिजिन आपके पास में हो सकता है कि डिफर हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि स्टिंग जो है ये भी आपके पास होमोलोगस ऑर्गन की एग्जांपल नहीं हो सकती है, ये भी एनालोगस की होगी। लास्ट देख लेते हैं, टेल ऑफ द रैट, पिकक एंड अ कॉकरोच। अब देखो टेल के बारे में बात कर रहा है, तो टेल तो बेसिकली आपके पास क्या फंक्शन करती हुई आपको नजर आती है? बैलेंस बनाने में मदद करती है। तो चाहे आपके पास रैट हो, चाहे पिकक हो, चाहे कॉकरोच हो, उनकी बॉडी में बैलेंस ही तो बनाने का काम करेगी। तो फंक्शन सेम हुआ लेकिन ओरिजिन विल बी डिफरेंट। इसका मतलब हुआ कि ये भी आपके पास होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो पहली ऑप्शन यहां पर इनडायरेक्टली हमें मिल जाती है कि यही आंसर होगा, दैट इज द हाइंड लिंग्स ऑफ द पिग, डक एंड कंगारू। ये आपके पास आंसर रहेगा, ये चीज ध्यान करके चलना। ठीक है, चलिएगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। द बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज रिटन बाय रशियन साइंटिस्ट। आपको उस रशियन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक जो है आपको लिख कर दी है। चलिए पहला ऑप्शन है डार्विन, सेकंड ओपरेन, थर्ड आपके ह्यूगो डिवेरिस एंड लमार्क। बहुत ही आसान एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप बता पाएंगे मुझे पूरा विश्वास है। हाँ जी, तो आंसर क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है। यहां देखो द ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात की जा रही है और बात ये रशियन साइंटिस्ट है। बी बिल्कुल सही। ओपरेन ने आपके पास ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमें बताया था और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में भी इन्होंने ही हमारे पास सबसे पहले बात की थी। ठीक है, तो यहां पर ओपरेन आंसर रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। चलेगा नेक्स्ट देखते हैं, अगेन एनसीईआरटी पूरी तरह से ड्रिवन क्वेश्चन है। डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ। डार्विन फिंचेस आपके पास किस चीज का प्राइमोस्ट एग्जांपल है? पहली कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, थर्ड द कनेक्टिंग लिंक्स, या लास्ट ऑप्शन दैट इज अडैप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, दैट इज अडैप्टिव रेडिएशन। अच्छा, कोई बता पाएगा इस अडैप्टिव रेडिएशन के लिए और क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? और कोई टर्मिनोलॉजी अगर आपको यूज करते हुए नजर आए दैट इज अडैप्टिव रेडिएशन के लिए?
चलो इस क्वेश्चन को ना यहीं पे छोड़ रहा हूं, एक बार इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन एक्वायर करिएगा, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन के लिए और क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये एक बार ढूंढना आपने, अगली क्लास में बताऊंगा कि इसके लिए क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आप भी थोड़ा काम करें तो बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द इंपॉर्टेंट गैस विच वॉज एब्सेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो आपको पता ही होगा वैसे तो ऑक्सीजन गैस है, सेकंड आपके पास हाइड्रोजन गैस है, थर्ड आपके नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस आपके पास जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो कौन सी गैस एक्चुअली में एब्सेंट थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो पता होगा कि आपके पास जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई जो एटमॉस्फेयर था वो किस तरह का था, रिड्यूसिंग टाइप का। अब रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर क्यों होगा? क्योंकि वहां पर आपके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस मिलती है। तो आंसर नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि आपके पास हमें मालूम है जब जब आपके पास में अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीडाइजिंग टाइप का नहीं था, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन गैस की हमें एब्सेंस नजर आती है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान करके चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी? अगेन आपको बताना है इनमें से होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन फिर से देखते हैं, दैट इज आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड अ मैमल। सेकेंड ऑप्शन ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो एंड अ पोटैटो। थर्ड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। एंड लास्ट ऑप्शन है थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। बड़ा आसान है, हमें ढूंढना है सेम ओरिजिन लेकिन डिफरेंट फंक्शन करने वाले होने चाहिए। तो बहुत ही आसान है वैसे तो इसका आंसर, एनसीईआरटी की फिर से डायरेक्ट लाइंस हैं ये। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, दैट इज थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। हमें मालूम है थॉर्न्स बेसिकली आपके डिफेंस में मदद करेंगे और जो टेंड्रिल्स होते हैं वो बेसिकली एंकरेज में मदद करते हैं। तो फंक्शन विल बी डिफरेंट, एक्सिलरी बर्ड से ही आपके पास अराइज होते हैं दोनों के दोनों, लेकिन फंक्शन डिफर करते हुए नजर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। टेंड्रिल्स इन प्लांट आर दी एग्जांपल ऑफ, अभी अभी हमने शायद देखा है। तो पहली ऑप्शन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सेकंड रेडिएशन, थर्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या लास्ट ऑप्शन को इवोल्यूशन। बड़ा आसान है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, अरे एक बात ध्यान देना, ठीक है, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होमोलोगस जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें ओरिजिन आपके पास सेम है, ओरिजिन सेम है, लेकिन वो फंक्शन आपके पास डिफर कर रहे हैं। डिफर करने का देखो, फंक्शनैलिटी कब कब डिफर हो सकती है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंगली फंक्शनैलिटी को ढालना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन यहां पर सिमिलर है और यहां से दूर दूर तक हम जा रहे हैं, और दूर दूर तक जाने के लिए हम यहां पर होमोलोगस ऑर्गन को एक एग्जांपल मानते हैं। वो है आपके पास, देखो फिर से देखना, होमोलोगस में ओरिजिन सिमिलर है और ये डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं फंक्शनैलिटी करने के लिए, फंक्शन अलग अलग होते जा रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जांपल है, याद करना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को आपके पास होमोलोगस ऑर्गन जो है पूरी तरह से हमें बताते हैं, याद कर लीजिए। तो अब देखो हमने पीछे क्या पढ़ा, टेंड्रिल्स किसका एग्जांपल है? पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा टेंड्रिल्स किसका एग्जांपल आए थे, होमोलोगस ऑर्गन्स का। तो होमोलोगस ऑर्गन के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज किया जा सकता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एम आई करेक्ट? मेरी बात समझ आई कि मैंने क्या कहा? हाँ जी, ये चीज नहीं भूलनी है, क्योंकि हमें यह पता है कि एक पॉइंट से आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में आपको ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो है डाइवर्ज हो जाना। डाइवर्ज होने का मतलब दूर दूर हो रहे हैं। तो ओरिजिन सिमिलर है, फंक्शनैलिटी डिफर होती हुई जा रही है, इसलिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में होमोलोगस ऑर्गन बताते हैं। क्लियर है? चलें जी एक और क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ फिशेज। ओके ठीक है, हमें यह बताना है कि फिशेस का इनमें से पीरियड कौन सा है, या ये समझ लीजिए कि जब फिशेस की डोमिनेंसी थी उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। तो जूलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन पूछा गया है। पहली ऑप्शन है जोरासिक, सेकंड है आपके पास डिवोनियन, थर्ड आती है क्रिटेशियस एंड लास्ट आती है सिलूरियन। बताइए एज ऑफ फिशेस कौन सी है?
चलो एक्सक्लूड कर लीजिए, अगर आपको ऐसे ना आए तो एक्सक्लूजन भी एक बड़ा अच्छा जरिया रहता है, चलेगा। जैसे आपके पास पहले जोरासिक पीरियड आता है, तो जोरासिक पीरियड बताया जाता है मेनली जो डायनासोर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट जोरासिक आपके पास पीरियड में देखे गए थे। अब दूसरा, एज ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वहां पर भी है। अगर मान लीजिए ऑप्शन के अंदर जोरासिक पीरियड होता है तो हमें आंसर वही करना पड़ता है कि एज ऑफ रेप्टाइल मान लेंगे, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में ना हो कभी, तो क्रिटेशियस जो आपके पास पीरियड होती है उसको एज ऑफ रेप्टाइल माना जाता है। इवन दो कि जो क्रिटेशियस पीरियड होता है वो नॉर्मली आपके पास एक्सटिंक्शंस ऑफ डायनासोर के बारे में हमें बताता है कि रेप्टाइल लगातार आपके पास वहां पर एक्सटिंक्ट हो रहे थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा संख्या कभी कभार ये कही जाती है कि क्रिटेशियस पीरियड में भी देखी गई रेप्टाइल्स की। तो अगर ऑप्शन में जोरासिक पीरियड ना होना कभी, तो एज ऑफ रेप्टाइल्स हम मानकर चलेंगे कि क्रिटेशियस होगी, याद करना इसके बारे में, चलेगा। उसके बाद में आती है सिल्यूरियन पीरियड। तो सिल्यूरियन पीरियड में हमें देखने को मिला था कि फिशेज आपके पास ओरिजिनेट हुई थी, तो फिशेज का ओरिजिन यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब एज ऑफ फिशेज कौन होगी, दैट इज अ डिवोनियन, याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक बात ध्यान है, एक लास्ट चीज मैं और बता देता हूं। मान लीजिए जब आपके पास ऑप्शन में ये होता कि ट्रायसिक पीरियड भी है, क्रिटेशियस भी है, जोरासिक भी है, ये सिल्यूरियन, अब आपसे पूछता कि एज ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में बताओ, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हमने ये कहा कि हम क्रिटेशियस पीरियड को एक्चुअली में मानते हैं कि एज ऑफ रेप्टाइल नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एक्सटिंक्शन होती हुई हमें ज्यादा नजर आती है। तो एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी है कि ट्रायसिक पीरियड के अंदर जो रेप्टाइल थे उनकी संख्या बढ़ना शुरू हुई थी। तो अगर जोरासिक पीरियड अगर ऑप्शन में ना हो और हमें कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्रिटेशियस भी उस समय सिलेक्ट नहीं करेंगे, उस समय सिलेक्शन करी जाएगी ट्रायसिक पीरियड की। अगर 4 के 4 ऑप्शन में 3 आपके पास पीरियड दिखे हैं, जोरासिक भी है, क्रिटेशियस भी है और ट्रायसिक भी है, जोरासिक भी है, क्रिटेशियस भी है और ट्रायसिक भी है, तो एज ऑफ रेप्टाइल मानकर चलेंगे, दैट इज अ ट्रायसिक पीरियड। लेकिन मान लीजिए ट्रायसिक ऑप्शन में ना हो तो क्रिटेशियस आंसर करना पड़ेगा, और मान लीजिए अगर आपके पास सभी के सभी ही ऑप्शन में है तो जोरासिक आप पीरियड को मानेंगे, एज ऑफ रेप्टाइल्स होती है, याद कर लेना, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अ मॉडर्न मैन इज नियरेस्ट टू, किस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की आपके पास एक्चुअली में क्रेनियल कैपेसिटी सबसे नॉर्मली आपके पास होमो सेपियन सेपियन के नियरेस्ट आती है। तो देखिएगा, अगर ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा हो तो आपको बहुत आसानी से याद होगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा होना चाहिए, सी ऑप्शन, बिल्कुल। निएंडरथल मैन की जो बेसिकली आपके पास क्रेनियल कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 1600 सीसी, ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा होती है वैसे तो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि नियरेस्ट बतानी है तो 1600 सीसी जो है 1400 सीसी के ज्यादा करीब है। जैसे मान लीजिए जावा एप मैन का देखा तो ये 900 सीसी के अराउंड आती है, पैकिंग मैन की 1000 सीसी है, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस तो शुरुआती आपके पास मैन था जिसकी 300 से लेकर 400 सीसी के अराउंड में आपके पास क्रेनियल कैपेसिटी थी। तो आंसर यहां पर रहेगा दैट इज अ निएंडरथल मैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइमेट विच एग्जिस्टेड 15 मिलियन ईयर अगो अमंग दीज वाज, ठीक है, हमें यह बताना है 15 मिलियन ईयर अगो हमारे पास कौन सा प्राइमेट जो है वो हमें नजर आया, ठीक है। पहली ऑप्शन देखिएगा, पहली है होमो हैबिलिस, सेकंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस, थर्ड रामापिथिकस एंड लास्ट ऑप्शन होमो इरेक्टस। फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बिल्कुल डायरेक्ट लाइन पूछी गई है, होमो हैबिलिस। अच्छा ओके, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही, रामापिथिकस। शिवालिक हिल्स जो इंडिया के अंदर है, 1935 के अराउंड में आपके पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर रामापिथिकस का फॉसिल हमें डिस्कवर कर दिया था। एनसीईआरटी के अंदर ये डायरेक्ट लाइन है, रामापिथिकस 15 मिलियन ईयर अगो आपके पास एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में था, उसका फॉसिल रिमेन 1935 में एक्चुअली में डिस्कवर हुआ शिवालिक हिल में। ये ध्यान देना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके पास। चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। एनालोगस ऑर्गन आर दोज विच आर, ठीक है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होते हैं, फंक्शनली सिमिलर होते हैं, नॉर्मली नॉन फंक्शनेबल हैं। एनालोगस ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है। फंक्शनली सिमिलर, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें मालूम है एनालोगस ऑर्गन में जो ओरिजिन होती है वो आपके पास डिफरेंट होती है, और जो आपके पास फंक्शनैलिटीज होती हैं
वो सिमिलर होती हैं, फंक्शन सिमिलर रहेंगे, ओरिजिन आपके पास डिफर करेगा। इसका मतलब हुआ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन का अगर आपका डिफरेंट है और फंक्शन आपके पास सिमिलर हो रहा है तो यहां पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखेगी। कैसी इवोल्यूशन होगी? दैट इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। याद कर लीजिएगा, एनालोगस ऑर्गन जो है दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। याद करना, ठीक है, क्योंकि फंक्शनैलिटी यहां पर हमें सिमिलर नजर आएगी, ओरिजिन आपको डिफरेंट नजर आएगा। चलिएगा नेक्स्ट, बहुत ही आसान। इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, स्टेनले मिलर पास्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ मिक्सचर ऑफ। बड़ा आसान सा है, हमारे पास हमें मालूम है ग्लास फ्लास्क थी, वहां उस ग्लास फ्लास्क के अंदर स्टैनले मिलर ने आपके पास इलेक्ट्रिक स्पार्क आपके पास वहां पर जनरेट कर भेजा था। बताइए कि आपके पास उस मिक्सचर में, जो फ्लास्क में मिक्सचर था, उसमें क्या क्या चीज मौजूद थी, या एक तरह से सोच लीजिए क्या क्या बना। ठीक है, तो पहली ऑप्शन है स्टीम, मीथेन, हाइड्रोजन गैस एंड अमोनिया। सेकेंड ऑप्शन मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस। थर्ड ऑप्शन मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, स्टीम। एंड लास्ट ऑप्शन मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्टीम। बताइए ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो पहले देखते। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के बारे में उन्होंने बताना था कि एक्चुअली प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का। तो ये वाली ऑप्शन तो दोनों निगलेक्ट हैं, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन। अब बच गई ये ऑप्शन मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्टीम, और यहां पर स्टीम, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया। बिल्कुल सही, अमोनिया तो था ही था। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है, स्टीम, मीथेन, हाइड्रोजन गैस एंड एन अमोनिया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? 18 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। ये ध्यान दीजिए, कभी बार नंबर ऑफ डेज ही पूछ लेते हैं। स्टैनले मिलर ने कितने दिन तक एक्सपेरिमेंट किया? 18 दिन एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ टू स्पीशीज इज एसोसिएटेड विद एनालोगस ऑर्गन, रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, होमोलोगस ऑर्गन एंड डिफरेंट हैबिटेट। देखिए अभी मैंने बताया था कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपके पास एनालोगस ऑर्गन जो है वो बताते हैं। अभी अभी हमने देखा था इसके बारे में, तो ये बिल्कुल सही है। यहां पर आंसर एनालोगस ऑर्गन ही होना चाहिए। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखिए। फॉसिल एक्स इज ओल्डर देन फॉसिल वाई, मोस्ट एविडेंट आंसर इज। ठीक है, बड़ा आसान है। ये कह रहा है कि जो फॉसिल एक्स है वो आपके पास फॉसिल वाई के कंपैरिजन में ज्यादा ओल्डर माना गया है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है? फॉसिल वाई हैज गॉट सम ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन विच आर फंक्शनल इन एक्स. Fossil Y has got homologous and analogous organ of fossil X. Third option, fossil X is found in deeper sedimentation than Y. Last option, fossil Y was found in better state than that of X. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो यहां से एक बारी में और चीज बता देता हूं। जितने भी फॉसिल रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, जितने भी फॉसिल रिकॉर्ड या फॉसिल रिमेन्स होते हैं वो हमेशा हमें ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। याद कर लेना ये, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से फॉसिल रिमेन जो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी होती हैं जहां पर आपको एक्चुअली फॉसिल के रिकॉर्ड मिलेंगे। अब ये समझ लीजिए कि माउंटेन बनने में जो सबसे उसकी बॉटम रही होगी वो सबसे पहले बनी होगी और जो उसकी चोटी है वो सबसे लास्ट में बन रही है। इसका मतलब ये हुआ अगर सबसे बॉटम के ऊपर अगर हमें फॉसिल मिल रहा होगा तो वो सबसे ज्यादा ओल्डर होगा। एम आई क्लियर? क्योंकि वो परत सबसे पहले बनी होगी, क्योंकि वो लेयर सबसे पहले बनी है और जो टॉप पर है वो लेयर सबसे बाद में बनी है। तो इसका मतलब जो बॉटम वाली लेयर में हमें फॉसिल मिलेंगे वो सबसे ज्यादा पुराने होंगे। अब सेम चीज यहां पर ये कि ये कह रहा है कि फॉसिल एक्स जो है वो फॉसिल वाई के कंपैरिजन में देखा जाए तो ज्यादा ओल्डर है। क्यों? क्योंकि फॉसिल एक्स जो है वो आपके पास डीटर सेडिमेंट्स में मिल रहा है देन एज कंपैरिजन टू अ वाई। एम आई क्लियर? किसका आंसर यही होना चाहिए फिर? ओके, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा। इन फॉर्मिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन डार्विन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। डार्विन जो है वो आपके पास किस एक
आइडिया से एक्चुअली में इन्फ्लुएंस था जब वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हमें बता रहा था। चलेगा, पहली आपके पास ऑप्शन म्यूटेशन ऑफ ह्यूगो डिवेरिस, सेकंड माल्थस आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, थर्ड आपके पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या लास्ट ऑप्शन है लमार्क एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने इकोलॉजी के बारे में पढ़ा हो तो वहां भी इसके बारे में मेंशनिंग आती है कि डार्विन जो है वो किससे एक्चुअली में इन्फ्लुएंस थे। तो मैं बता देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर है माल्थस। माल्थस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर एक एक्से लिखा था, और उन्होंने वहां पर यह चीज बताई थी कि जो पॉपुलेशन है वो फूड के कंपैरिजन में बहुत ही फास्टर रेट के ऊपर बढ़ रही है, और इसी वजह से आपके पास ऑर्गेनिज्म में बाद में जाकर कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा उसी पर्टिकुलर एक सिमिलर रिसोर्स के लिए, दैट इज अ फूड। तो वहीं से आपके पास डार्विन को आइडिया मिला था, दैट इज अ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। ये ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंगली उसके बारे में उसने बात की थी, ठीक है। तो माल्थस के एस्से से एक्चुअली में डार्विन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। क्लियर है? एक तरह से ये भी माना जाता है कि डार्विन की ये जो थ्योरी है ये पूरी तरह से उसकी खुद की भी थ्योरी नहीं है, ये माल्थस के ही जो पोस्टुलेट्स है उनको थोड़ा सा एक तरह से वो समझ लीजिए कि प्रेजेंट करने में वो ज्यादा बेटर आपके पास सहयोगी हो पाया डार्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हेकल्स थ्योरी ऑफ रिकैप्चुलेशन और बायोजेनेटिक लॉ मींस दैट, ठीक है। हमें ये बताना है कि हेकल के द्वारा जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी दी गई थी या बायोजेनेटिक लॉ दिया गया था वो हमें क्या बताता है। चलिएगा, पहली ऑप्शन ऑल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट एज एन एग, नेक्स्ट लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल रिफ्लेक्ट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, थर्ड प्रोजेनी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजेंबल इट्स पेरेंट, एंड लास्ट है बॉडी पार्ट्स वंस लॉस्ट आर रीजनरेटेड। बड़ा आसान है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज अ बेटर स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो हेकल की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली था आपके पास क्या था, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट दी फाइलोजेनी, मीन बाय जो आपके पास बेसिकली नए वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आपके पास पेरेंटल कैरेक्टर शो करते ही करते हैं। ऑन्टोजेनी ऑलवेज रिपीट्स दी फाइलोजेनी, दैट इज अ बायोजेनेटिक लॉ और रिकैप्चुलेशन थ्योरी। एम आई करेक्ट? ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार फिर से। चलिएगा देखिएगा, द पायनियर्स इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आर, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के पायनियर हम किनको मानते हैं। चलिएगा, पहली ऑप्शन देखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर, ह्यूगो डिवेरिस एंड लाल्थस, सेकेंड ऑप्शन है डार्विन, ह्यूगो डिवेरिस, लेमार्क एंड हक्सले, थर्ड ऑप्शन है लेमार्क, कार्ल लैंडस्टीनर, माल्थस, डिवेरिस, एंड लास्ट ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, लैंडस्टीनर, डिवेरिस। बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कौन से साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को ज्यादा आंका गया है, और याद करके चलिएगा इवोल्यूशन वर्ड है। चले नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैंने हमेशा कहा ना, जब भी जैसा क्वेश्चन हो उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करना है। यहां पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बात की गई है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आपके पास जिन जिन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से हम रिलेट करते हैं उनमें सबसे पहला साइंटिस्ट तो डार्विन ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली ऑप्शन तो आपके पास गलत है, ये तो रिलेट ही नहीं करेगी क्योंकि इसमें डार्विन का नाम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत है क्योंकि इसमें भी डार्विन का नाम नहीं है, तो इसको भी नहीं मान सकते। अब हो गया बी और डी ऑप्शन बच गई। अब इसमें से हमें करेक्शन ढूंढनी है, ठीक है। अब देखना यहां पर लगने में ये लगता है कि डार्विन, लेमार्क, कार्ल लैंडस्टीनर और ह्यूगो डिवेरिस इन सबको मान लेना चाहिए कि ये इसका आंसर है, जबकि ये इसका आंसर नहीं है। आंसर होगा आपके पास डार्विन, ह्यूगो डिवेरिस, लेमार्क एंड हक्सले। याद करिएगा, हक्सले के द्वारा आपके पास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एक हिस्सा कहा गया था, जहां पर उसने ये कहा था कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनसे आपके पास जो बर्ड्स बने, तो बर्ड्स उसने कहा था ये ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स होते हैं। मीन बाय
रेप्टाइल से ही एक्चुअली में किसकी इवोल्यूशन हुई है, बर्ड्स की इवोल्यूशन हुई है। ये उसके बारे में बताने का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो हक्सले को दिया जाता है। तो इवोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, कि जो बर्ड है वो इवॉल्व किससे होकर आए हैं, रेप्टाइल से होकर आए हैं। इसीलिए यहां पर ज्यादा बेटर आंसर आपके पास ये बी ऑप्शन रहेगी, डार्विन, ह्यूगो डिवेरीज, लेमार्क एंड हक्सले। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चलिएगा, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस से आप क्या समझते हैं या उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बाय रैंडम मीटिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इन डिफरेंट ग्रुप, डेवलपमेंट ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, एंड लास्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्टरी। फिर से देख लो, मैं फिर कहता हूं क्वेश्चन को फिर से देखिए। पहला वर्ड है इवोल्यूशनरी और सेकंड वर्ड है कन्वर्जेंस होना जरूरी है। कन्वर्जेंस का मतलब समझ रहे हैं कि सिमिलर फंक्शनैलिटी की ओर को आ जाए। अब ढूंढो जरा आंसर। मिला? अभी आंसर मिला? बी ऑप्शन, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ग्रुप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमें कन्वर्जेंस ढूंढनी है। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहा है। अब देखो यहां पर, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये कन्वर्जेंस के बारे में नहीं बता रहा है। अब बच गए ये दो ऑप्शन। देखो अब यहां पर क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स। क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स हैं लेकिन डिसिमिलर कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो क्या बताइए, अगर डिसिमिलर कैरेक्टर्स होंगे तो क्या वो सिमिलर फंक्शन शो कर सकते हैं? बताओ जल्दी से। नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली ऑप्शन भी नहीं होगी। होगी या नहीं होगी? देख लो फिर से, डेवलपमेंट ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स। क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स है, डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, तो क्या ये आपके पास इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस के बारे में बताता है या नहीं बताता है? नहीं बताता है। अब चलो, मुझे पता था आप सबके सब लोग यही बोलेंगे कि यही होना चाहिए। अब जरा यहां वर्ड देखो, वर्ड क्या लिखा है? इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस है। वर्ड क्या यूज कर दिया गया? इवोल्यूशन। अब एक बात समझो, मान लीजिए आपके पास में आपके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा, क्या आपके अंदर उनके कुछ फीचर अवेलेबल हैं आज भी? मान लो आप अपने मम्मी पापा से जन्म लिए हैं तो कुछ एक सिमिलैरिटीज मॉर्फोलॉजिकली, फिनोटिपिकली आपको नजर आती है अपने मम्मी पापा से, आपकी सिमिलैरिटीज हो? yes, आती हैं। लेकिन क्या आप अपने मम्मी पापा जैसे ही हैं पूरी तरह से? no, नहीं है। तो क्या आप में इवोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ? yes, तो आप डिफरेंट ग्रुप से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप रिलेट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इवोल्यूशन हुआ। तो यहां देखो जरा इस वाली ऑप्शन को फिर से, डेवलपमेंट ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स। क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स हैं, आप अपने मम्मी पापा से रिलेट कर सकते हैं, आप अपने भाई बहन से रिलेट कर सकते हैं, आप अपने कजन से रिलेट कर सकते हैं जेनेटिकली। तो क्या फिनोटिपिकली आप फिर भी डिफरेंट नहीं है? खाना आप भी खाते होंगे, आपका कजन भी खाता है, चलते आप हैं, आपके कजन भी चलते होंगे, आपके भाई बहन भी चल रहे हैं, आपके माता पिता भी चल रहे हैं। तो फंक्शन तो आप सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके डिसिमिलर हो सकते हैं। आंसर यही रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्यों? यहां देखना, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स
इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। अगर डिफरेंट एंसेस्ट्री होने पर आपके पास कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन तो हो ही नहीं पाएगी। क्या हो पाएगी, सोचो एक बार बात। अरे फिर से देख लो, हम यहां क्या लिख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। कॉमन ही आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गए, इवन दो आपके पास में डिफरेंट एंसेस्ट्री है। अगर डिफरेंट एंसेस्टर हैं और कॉमन कैरेक्टर्स आ गए तो इवोल्यूशन कैसे होगा, इवोल्यूशन के लिए तो डाइवर्जेंस चाहिए। तो डाइवर्जेंस कैसे आएगी, जब आपके पास डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आए लेकिन क्लोजली रिलेटेड आपके पास ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। इसलिए आंसर नंबर सी यहां पर। इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को पढ़िए तो पहला वर्ड था इवोल्यूशनरी और सेकंड वर्ड था आपके पास कन्वर्जेंस। तो इवोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो चीज देखने पड़ेगी, बाद में कन्वर्जेंस को देखेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉसिल मैन हैज बीन नोन फ्रॉम शिवालिक हिल्स इन इंडिया। बताइए, बड़ा आसान सा आंसर है। अरे मैंने अभी अभी तो बताया था, शिवालिक हिल में हमें कौन सा एक्चुअली में मैन के फॉसिल मिले, देखो अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले। सेडिमेंट्री रॉक में आपको जो शिवालिक हिल में पाई जाती है वहां पर सबसे पहले जो फॉसिल रिमेन मिला था वो रामापिथिकस का मिला था। याद कर लो इसको, रामापिथिकस से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया 1935 में आपके पास ये रामापिथिकस नाम का फॉसिल मिला जो 15 मिलियन ईयर एक्चुअली में हमारे पास में इस धरती के ऊपर देखा गया था जब उसकी रिकॉर्डेड एज हमने एस्टिमेट की थी। याद कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार उसको बहुत अच्छे से देख लें, ठीक है। चलिएगा, विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। चलिएगा, वेस्टिजियल का तो मैं समझते होंगे, या तो उसका साइज रिड्यूस हो गया, उसकी फंक्शनैलिटी लॉस हो गई है, या तो वो पार्ट ही लॉस हो चुका है। चलिएगा, पहली ऑप्शन विजडम टीथ, सेकंड मसल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, थर्ड ऑप्शन फोसा ओवेलिस एंड लास्ट इज इलियम। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। बड़ा आसान है वैसे तो क्वेश्चन, ये कुछ नाम भी आता हो तो जो आता है उसमें से ही आंसर कर देना है बस। बताओ, विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। इलियम के फंक्शन तो हम पढ़ते हैं कि इलियम में विलाई होते हैं, विलाई की वजह से सरफेस एरिया इलियम का बढ़ जाता है, उसके सरफेस के ऊपर आपके माइक्रो विलाई लगे होते हैं जिससे आपके पास इलियम का सरफेस एरिया और बढ़ जाता है। इसीलिए इलियम जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपके पास फूड कंपोनेंट्स की हमें कर देता है। तो ये तो वेस्टिजियल हो ही नहीं सकता है कभी भी। इसका मतलब चाहे फोसा ओवेलिस हो, चाहे मसल्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर हो, चाहे आपके विजडम टीथ हो, ये तीनों के तीनों आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन है। चाहे इनका साइज रिड्यूस हो गया, चाहे आपके पास ये लॉस हो रहे हैं आज की डेट में, चाहे इनकी फंक्शनैलिटी लॉस हो गई है। क्लियर है, तो ये वेस्टिजियल ही रहेंगे। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। हु वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब दैट स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसने बताया। चैप्टर नंबर 1 अगर लिविंग वर्ल्ड अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पर इसका आंसर हमें मिलता है ऑप्शन नंबर सी। ओके, और कोई करना चाहेगा। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड स्पेसिफिक क्या है। हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब, ठीक है, किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, जॉन रे, सेकंड हक्सले, थर्ड लीनियस एंड फोर्थ कॉन्डोल। अब एक चीज मैं बताता हूं, ठीक है। हमें ये लगता है सोचने में कि लीनियस ने ही एक्चुअली में स्पीशीज को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताया होगा। हम मान लेंगे कि आपके पास लीनियस के द्वारा ही एक्चुअली में यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज बताई गई थी, लेकिन उसने डिस्क्राइब नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन आपके पास एक्चुअली किसने लिख कर दी थी, उनका नाम था जॉन रे। इसीलिए ना दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन
किसने हमें बताई, तो आंसर मिलेगा आपके लीनियस ने। किसने डिस्क्राइब की है, वो आंसर मिलेगा जॉन रे। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए भूलना मत, ठीक है। तो आंसर यहां पर रहेगा दैट इज अ जॉन रे। एम आई क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। होमोलॉगी मींस, ठीक है, होमोलॉगी से क्या समझते हैं। पहली ऑप्शन सेम इन जनरल प्लान, सेम फिजियोलॉजी, सेम बायोकेमिस्ट्री, एंड लास्ट ऑप्शन सेम ओरिजिन। मैंने अभी बताया है। होमोलॉगी से क्या समझते हो? डी ऑप्शन बिल्कुल सही। सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। होमोलॉगी से हम ये समझते हैं सेम ओरिजिन है, डिसिमिलर आपके पास में फंक्शन होंगे। चलो एक और क्वेश्चन। फॉसिल इवोल्यूशन ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सिंपल सी कहानी ये है कि सबसे पहले फॉसिल के रिकॉर्ड कहां पर मिले थे, ठीक है। पहली ऑप्शन अफ्रीका, सेकंड जावा, थर्ड ऑप्शन दी फ्रांस, एंड लास्ट दी चाइना। सबसे पहले फॉसिल रिकॉर्ड कहां मिले थे हमें? अफ्रीका, बिल्कुल। जो साउथ अफ्रीका है वहां पर सबसे पहले आपके पास फॉसिल रिकॉर्ड मिले थे हमें, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट ड्यूरिंग दी, ठीक है। रेप्टाइल कब आपके पास सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे? पहली पर्मियन पीरियड में, सेकंड आपके पास कैम्ब्रियन पीरियड में, उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड में, एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रायसिक पीरियड में। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बता रहा था, आपको याद है? चलिए अब हमें बताना है कि रेप्टाइल एक्चुअली में कब डोमिनेंट थे। बताइए आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ट्रायसिक पीरियड इज द बेटर आंसर हियर, क्योंकि यहां पर जोरासिक पीरियड ऑप्शन में है ही नहीं है। और जब तक जोरासिक पीरियड ऑप्शन में नहीं होगा तब तक हमें, अगर मान लीजिए क्रिटेशियस और ट्रायसिक में हमें देखना होगा ट्रायसिक में, तो हमेशा आंसर क्या करेंगे? ट्रायसिक। लेकिन मान लो ये भी डिलीटेड होता है, इसकी जगह कोई और पीरियड लिख देता, तो आंसर क्रिटेशियस करना मजबूरी हो जाती। अदरवाइज क्रिटेशियस पीरियड एक्सटेंशन ऑफ द रेप्टाइल्स के बारे में बताता है, ये ध्यान देना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। Which of the following is vestigial structure in Python? Python में इनमें से कौन सा vestigial structure है? पहली ऑप्शन the teeth, second the scales, third the hind limbs, and fourth the poison gland. बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है पाइथन में। पाइथन किस कैटेगरी में आता है? नॉन पॉइजनस स्नेक्स में, ठीक है। बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चर वेस्टिजियल होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी। अच्छा ओके, और देखो एक बात समझो पहले, ठीक है। हमें लगता जो है वैसा नहीं होता है। पहले ये देखो, पहली ऑप्शन है टीथ। क्या टीथ होते हैं? नहीं होते। होते हैं, क्योंकि मैक्सिलरी जो टीथ होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन से आपके पास फैंग्स की प्रोडक्शन होती है। चलिए उसका स्केल्स, स्केल्स होते हैं क्योंकि वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन देने की में मदद करते हैं, क्योंकि उनको क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोशन करनी होती है। थर्ड दी हाइंड लिम्ब। अरे अगर इनके पास हाइंड लिम्ब होते तो ये चलते ना। ये तो नॉर्मली आप क्या बाईपैडल लोकोमोशन कर लेते, या 4 पैडल लोकोमोशन कर लेते, 6 पैडल लोकोमोशन। क्या इनके पास कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस होते हैं? तो इसका मतलब हाइंड लिम्ब तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ये वेस्टिजियल हुए या नहीं हुए? यही तो हुए वेस्टिजियल। इसका मतलब आंसर यही तो होगा। अब पॉइजनस ग्लैंड की बात है। पॉइजनस ग्लैंड आपके पास पैरोटिड ग्लैंड होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड इनकी बॉडी में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनमें पॉइजन नहीं होता है, बस ये फर्क है। समझ आई बात? क्या मतलब बोला मैंने? ठीक है, इसलिए आंसर रहेगा हाइंड लिम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? इनमें से लिविंग फॉसिल कौन सा नजर आ रहा है? पेरिपेटस, सेकंड डोडो, थर्ड दी सीलकैंथ, एंड फोर्थ इज डॉगफिश। एनिमल किंगडम में से भी ये क्वेश्चन बनता है और इवोल्यूशन से भी ये क्वेश्चन बनता है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है आज भी? अरे देखो ऑप्शन ए। अरे ऑप्शन पेरिपेटस तो एक कनेक्टिंग लिंक है, ये तो कनेक्टिंग लिंक है आज भी। बी। अरे डोडो बर्ड तो एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता।
डॉग फिशेज, अरे डॉग फिशेज तो बेसिकली आपके पास आज मिलती ही नहीं है, तो ये तो बेसिकली आपके पास में वेस्टिजियल लिविंग फॉसिल थोड़ी हुआ ना। लिविंग फॉसिल का मतलब होता है जो ग्रुप पूरा का पूरा एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद एक ऑर्गेनिज्म आज भी सरवाइव कर रहा है, उसके बारे में हमें बताना है। सीलकैंथ इज द आंसर। ये आपके पास प्रिमिटिव फिशेज हैं, प्रिमिटिव फिशेज जो आज भी कहीं ना कहीं सरवाइव कर रही हैं, ठीक है। पूरा का पूरा डिस्टिंक्ट आपके पास जो ग्रुप है वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद सीलकैंथ आज भी नजर आती है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल है। पेरिपेटस डोडो डॉग फिशेज जो हैं वो आपके पास एज सच में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो लिविंग फॉसिल नहीं कहलाएंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू कॉल एटाविज्म? एटाविज्म से आप क्या समझते हैं, पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए, लेकिन आपको बताना क्या है, इनमें से कौन सी चीज को आप एटाविज्म का एक एग्जांपल मान सकते हैं। पहली ऑप्शन विंग्स ऑफ द बैट, सेकंड फिन्स इन ऑफ द फिश, थर्ड द सर्वाइकल फिस्टुला ऑफ द मैन, एंड लास्ट फ्लिपर्स ऑफ वेल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। एटाविज्म से क्या समझते हैं, पहले ये चीज बताओ। मैं बताता हूं एटाविज्म का मतलब पता है क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारी लाइफ स्पैन चल रही है, और जैसे जैसे हमारी लाइफ स्पैन आगे बढ़ती है कुछ एक फीचर लॉस हो जाते हैं, ठीक है। अब वो फीचर लॉस हो गए, अब वो लॉस ही हो गए, अब वो अगर वो वापस से रीअपीयर हो जाते हैं, कुछ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वापस से नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको एटाविज्म कहा जाएगा। याद कर लीजिए एटाविज्म का होता है जो चीज लॉस हो गई वो फिर से दिखना शुरू हो जाए, तो उसको हम एटाविज्म कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास विंग्स ऑफ द बैट, तो ये तो शुरुआत से होते हैं ना, ये कभी खत्म होते हैं ना, तो ये ओरिजिनेट करते हैं वापस से। फिन्स ऑफ द फिशेज, ये आपके पास वैसे ही हमेशा अवेलेबल होंगी, कभी एक्सटिंक्ट होती नहीं है फिन्स, क्योंकि ये आपके पास एक तरह स्विमिंग में मदद करती हैं। उसके बाद फ्लिपर्स ऑफ द वेल, सेम टू सेम, ये भी हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। तो ये तो आपके पास तीनों की तीनों ऑप्शन ये तो गलत हो गई, एक ही चीज बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सर्वाइकल फिस्टुला इन अ मैन। याद कर लीजिएगा, कभी कभार हमें एलिमिनेशन से आंसर ढूंढना पड़ता है, ये याद करना कि सर्वाइकल फिस्टुला ऑफ अ मैन इज एन एग्जांपल ऑफ एटाविज्म या एटाविस्टिक कैरेक्टर। क्लियर है, ये चीज ध्यान कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चलो, सम ग्रुप ऑफ एंसेस्टर्स हैव फॉर्म्ड the mammals adapted to running, flying and swimming. This proves, ये क्या चीज हमें बताती है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सेम ग्रुप ऑफ एंसेस्टर हैं, have formed the mammals adapted to running, flying and swimming. This prove, क्या बताती है ये चीज। पहली ऑप्शन है आपके पास स्पीशिएशन के बारे में, सेकंड जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, थर्ड आपके पास एडेप्टिव कन्वर्जेंस के बारे में, या एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। बड़ा आसान सी चीज है। डार्विन फिंचेस हमने पढ़ी थी, तो डार्विन फिंचेस किस चीज का एग्जांपल था, एडेप्टिव रेडिएशन का। अब जरा यहां देखो, जब डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ा था तो डार्विन था उसने ये देखा था कि गैलापेगस आइलैंड के ऊपर जितने भी आइलैंड मौजूद हैं छोटे छोटे, वहां पर जो आपकी फिंचेस थी, मीन बाय जो बर्ड्स थे, उनकी बीक की जो शेप थी वो लगातार चेंज हो रही थी। ऐसा ही देखा था उसने। क्यों देखा था, क्योंकि उस जगह का जो पर्टिकुलरली हैबिटेट था जहां पर वो बर्ड रह रहे थे वो टोटली डिफरेंट था, एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट था। वहां पर जो पाए जाने वाले फूड के रिसोर्सेज थे वो डिफर थे, और उस फूड को खाने के लिए इसीलिए ऑर्गेनिज्म को अपनी बीक का जो शेप था वो लगातार चेंज करना पड़ा। जरा यहां पर भी देखो, सेम ग्रुप ऑफ एंसेस्टर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मैमल आपके पास अडेप्ट कर गए जिन्होंने रनिंग करना शुरू कर दिया, कुछ ने फ्लाइंग करना शुरू कर दिया, कुछ ने स्विमिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस हैबिटेट में वो जिस तरह से रहेंगे उसी तरह की आपके पास डेवलपमेंट उनको करना पड़ेगी अगर उनको सर्वाइव करना है। तो बताइए अब यहां पर क्या आंसर होना चाहिए। डी, बिल्कुल सही, अडेप्टिव रेडिएशन। याद कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, अगर ऑर्गेनिज्म को अपने आप को मॉडिफाई करना पड़े और उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट शो करने पड़ जाएं तो वो अडेप्टिव रेडिएशन का ही एग्जांपल रहेगा। चलेगा एक और क्वेश्चन, ये भी अगेन इवोल्यूशनरी थ्योरी से ही रिलेट करता है। फिर से देखिएगा क्या क्वेश्चन है।
ड्यूरिंग फाइलोजेनेटिक स्टडी विच इज सीक्वेंस्ड, किस चीज को सीक्वेंस किया गया जब आपके पास फाइलोजेनेटिक स्टडी की गई? तो क्या वो राइबोसोमल आरएनए था, क्या वो मैसेंजर आरएनए था, क्या माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए थी, या ट्रांसफर आरएनए थी? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो मैं बताता हूं। जिस चीज की फाइलोजेनेटिक स्टडीज के दौरान में सीक्वेंसिंग की गई थी वो राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए क्यों? क्योंकि ये आपके पास प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है, इसीलिए याद करना आपके पास बिना राइबोसोमल आरएनए के मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी प्रोटीन की, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान करके चलिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इट विल बी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिएगा, विच ऑफ दीज पेयर्स आर वेस्टिजियल, इनमें से कौन सा पेयर वेस्टिजियल है? पहली ऑप्शन कोकायक्स एंड ईयर पिन्ना मसल्स, सेकंड कोकायक्स एंड प्रीमोलर फेशियल हेयर इन लेडीज, एंड लास्ट ऑप्शन है कोकायक्स एंड इंटरकोस्टल मसल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो। कौन सी चीज वेस्टिजियल हो चुकी है वो पेयर निकालना है आपको, एक्चुअली में पेयर निकालना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, कोकायक्स दैट इज अ टेल बोन के बारे में बात कर रहा है, या टेल वर्टिब्रे के बारे में बात कर रहा है जो वेस्टिजियल है, और ईयर पिन्ना जो आपके पिन्ना को हिलाने वाली ऑरिकुलर मसल्स होती हैं वो भी वेस्टिजियल है, इसलिए हमारा पिन्ना मूव नहीं करता है। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम डील करेंगे। चलेगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैव गिल स्लिट इज सपोर्टेड बाय द डैश थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है जी, बड़ा आसान सा है। सभी के सभी जो वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज होते हैं उनमें गिल स्लिट मिलते हैं, तो बताइए कौन सी थ्योरी को ये आपके पास सपोर्ट कर रहा है? पहली ऑप्शन केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सेकंड बायोजेनेटिक लॉ को ये बता रहा है, थर्ड आपके पास में मेटामॉर्फिक के बारे में हमें बता रहा है, या लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड रिकैप्चुलेशन के बारे में हमें बता रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सुनिए क्या कह रहा है, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके जो एम्ब्रियो हैं उनमें हमें गिल स्लिट मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो गिल स्लिट नहीं मिलेंगे। तो बताइए किस थ्योरी को आपके पास एक्चुअली बता रहा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, दैट इज अ बायोजेनेटिक लॉ, और द रिकैप्चुलेशन थ्योरी के बारे में ही बताएगा, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट दी फाइलोजेनी। ठीक है, तो इसी तरह के आपके पास क्वेश्चन इवोल्यूशन से आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए समय के साथ में, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।